हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको हम बता दें क्लास 12 का हम बायोलॉजी शुरू किए हुए हैं और जिसमें मैंने आप लोगों को 13 प्रश्न बता रखे हैं दोस्तों। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है दोस्तों, ये जो कि आपको बिहार बोर्ड यानी बोर्ड के लिए से महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादातर बहुत चांस रहते हैं पेपर में आने का, ये सभी प्रश्न वही हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन समझाते हुए बता रहे हैं। आज जो है दोस्तों हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 14 है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 14 का रहा है कि जू स्पोर, ठीक है दोस्तों, जू स्पोर जिसको बोलते हैं अलैंगिक जल बीजाणु बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, बीजाणु। अच्छा, तथा युग्मनज के बीच, युग्मनज के बीच विभेद करें। देखो दोस्तों, ये है आपका प्रश्न है और हम लोग को जवाब देना है। ठीक है, कैसे जवाब देना है वो समझिए। जू स्पोर जो कि अलैंगिक जल बीजाणु कहते हैं इसको, और युग्मनज के बीच में हमको अंतर बताना है ना, विभेद करना है। तो इसका उत्तर क्या दे सकते हैं? जू स्पोर दोस्तों आप ये कर सकते हैं कि ये जो होते हैं ना भ्रमणशील होते हैं, घूमने वाले होते हैं दोस्तों। ठीक है, इनमें फ्लैजिला पाया जाता है, समझ रहे हो ना, ये तो घूमते हैं पहली बात कि भ्रमणशील करते हैं। फ्लैजिला भी पाए जाते हैं इसमें, है ना, जिसको कशाप बोलते हैं। पर ये जो दोस्तों होता है ना युग्मनज वाला, ये स्थिर रहता है ना, और निषेचन केवल फल के स्वरूप बनता है, निषेचन के फल स्वरूप बनता है दोस्तों। ये तो स्थिर रहेगा और निषेचन जब होगा ना तभी जाकर बनेगा। तो एक तो अंतर से बता सकते हैं। दूसरा चाहेंगे तो आप बता सकते हैं दोस्तों कि ये अगुणित होता है, अगुणित या द्विगुणित भी बोल सकते हैं कि अगुणित या द्विगुणित होते हैं। पर ये जो होता है ना दोस्तों, हमेशा सदैव ये द्विगुणित होता है, मैंने जोड़ा में रहेगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये जो है ना दोस्तों, इसको बता सकते हो कि ये अलैंगिक जनन काय होता है दोस्तों, अलैंगिक जनन काय होता है। ठीक है, मैंने इसमें अलैंगिक जनन होता है जू स्पोर में। पर इसमें जो होता है दोस्तों कि इसमें युग्मनज का जो होता है, इसमें जो होता है ये लैंगिक जनन में होता है। यानी कहने का अर्थ है कि युग्मनज बनेगा लैंगिक जनन के फलस्वरूप, ये बनेगा अलैंगिक। ये भ्रमणशील होगा पर ये भ्रमणशील नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। तो आप उत्तर ऐसे दे सकते हैं कि जू स्पोर तथा युग्मनज के बीच निम्नलिखित विभेद हैं। आप 2 पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, 2 पार्ट। तो पहले इसमें एक तरफ बना लीजिएगा जू स्पोर। ठीक है, उत्तर ऐसे लिखिएगा जू स्पोर। ठीक है, और एक तरफ हो जाएगा इस तरह से खींच दीजिएगा बाउंड्री, क्या है, युग्मनज है ना, युग्मनज। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें आप ऐसे डिफरेंट करिए। इसका फर्स्ट लिखिए 1 नंबर में, ये भ्रमणशील होते हैं, ये भ्रमणशील होते हैं, समझ गए ना, ये भ्रमणशील होते हैं। और तथा इसमें ये भी लिख सकते हैं, तथा इसमें मत लिखो, इनमें लिख दो। इनमें फ्लैजिला को हम लोग बोलते हैं दोस्तों कशाभ, है ना, कशाभ पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें जो होगा दोस्तों ये लिख सकते हो युग्मनज में कि ये स्थिर होते हैं, ठीक है, ये स्थिर होते हैं, समझ रहे ना। तथा ये निषेचन के फलस्वरूप बनते हैं, तथा निषेचन के फलस्वरूप बनते हैं, निषेचन के फलस्वरूप बनते हैं। तो ये तो बात समझ गए, इसमें ये निषेचन के फलस्वरूप बनते हैं। ओके, दूसरा आप कारण बता सकते हैं दोस्तों इसमें अंतर, ये अगुणित, या आप कह सकते हो दोस्तों द्विगुणित, है ना, होते हैं। मैंने इसमें अगुणित भी आएगा या द्विगुणित, दोनों में से कोई हो सकता है। पर इसमें जो होता है ना दोस्तों, ये युग्मनज जो होता है हमेशा सदैव द्विगुणित होता है,
लिख सकते हो ये हमेशा, चाहे इसमें लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, इसमें ये जो युग्मनज लिख सकते हो ऐसे, युग्मनज, यू हो जाएगा मनज, सदैव, सदैव समझ रहे हो ना, हमेशा, सदैव द्विगुणित, द्विगुणित होते हैं। ठीक है, चलो तीसरा बता सकते हो दोस्तों इसमें क्या, ये अलैंगिक जनन काय है, ये अलैंगिक, अलैंगिक जनन काय है। ठीक है, अलैंगिक जनन काय है, पर इसको आप बता सकते हो दोस्तों कि ये लैंगिक वाला होता है। ठीक है ना, ये लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनते हैं, ये लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनते हैं, फलस्वरूप बनते हैं। ओके, तो ये तो बात आप समझ गए दोस्तों, ये लिख लेंगे आप लोग भी। ठीक है, बोल देते हैं उसको, लिख लेना दोस्तों। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर आपने समझ लिया और दे भी दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14 के बाद प्रश्न नंबर 15। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन 15 देखिए क्या कह रहा है, युग्मनक, युग्मनक, युग्मनक की युग्मक क्या लिखे दोस्तों, पढ़िए तो, युग्मक लिखे है ना, हाँ, युग्मक जनन तथा दोस्तों, युग्मक जनन तथा भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव। ठीक है, भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट करें, के बीच अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न रहा आपका। ठीक है, ये प्रश्न रहा कि युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव के बीच क्या बताना है, अंतर। तो आप तो कह सकते हैं कि इनके और इन दोनों के बीच में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, अंतर तो बता सकते हैं, तो इसका उत्तर कैसे देंगे, लिखेंगे ना कि युग्मक जनन, युग्मक जनन तथा तथा भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव के बीच निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, निम्नलिखित अंतर है दोस्तों। ठीक है, अंतर है। अब क्या कैसे लिखेंगे, दो पार्ट करके लिखना है, पेपर में तो ऐसे ना लिखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो पेपर में आप लोग ऐसे लिखिएगा, तो एक तरफ तो हो जाएगा युग्मक, ठीक है, युग्मक जनन, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब इसको क्या करना है, ऐसे बाउंड्री मार दो और यहाँ से एक नंबर बता दो, क्या बताओगे। तो आप तो समझते हैं कि युग्मक में नर और मादा दोनों की जरूरत होती है ना। आइए, युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया है, तो युग्मनज होगा तब जाकर भ्रूण के विकास की प्रक्रिया होगा। इसमें तो आप समझो कि अर्धसूत्री विभाजन होगा, पर इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन। तो सिंपल बात है, तो इसमें लिख सकते हो कि यह नर और मादा युग्मकों के, नर और मादा युग्मकों के, युग्मकों, नर और मादा युग्मकों के गठन की प्रक्रिया है, गठन की प्रक्रिया है, प्रक्रिया है, समझ रहे हो ना। और ये जो है ना, यह युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया है, इसमें एक नंबर लिख सकते हो, यह युग्मनज, यह युग्मनज, यह युग्मनज से भ्रूण के विकास की, से भ्रूण के विकास की, भ्रूण के विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, प्रक्रिया है। चलिए दोस्तों, इसमें दो नंबर क्या बता सकते हैं कि इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है,
ऐसे लिखिए दोस्तों, अर्ध सूत्री विभाजन होता है, ठीक है, विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, आधा आधा, ठीक है। पर इसमें दोस्तों बता सकते हो क्या कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है, तो लिख सकते हैं इसमें युग्मनज का समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, युग्मनज का समसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ओके, देख लीजिए दोस्तों, तो इसमें ये दोनों डिफरेंट रहा। इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसे दे सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको हम लोग समझेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है, इसको मिटाते हैं। देखिए दोस्तों, अपना तेज़ी से लिखने का अभ्यास करिएगा दोस्तों, ठीक है। हर प्रश्न को समझने का प्रयास जरूर करिएगा, समझने का भी प्रयास जरूर करना है, ठीक है। चलो दोस्तों, क्वेश्चन है ये, कितना दिए थे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना था बताइए। तो इसके पहले कितना नंबर क्वेश्चन लिखे थे, कमेंट करिए। हम 14 था कि 15 था कि 16 था दोस्तों, बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिए। हम नंबर छोड़ते हैं, ठीक है। आप कमेंट बताइए तो कितना नंबर है ये क्वेश्चन, जल्दी करिए दोस्तों, कितना नंबर क्वेश्चन है ये। कितना नंबर था, कितना नंबर किया था मैंने, चलो नंबर नहीं याद आ रहा है दोस्तों, ठीक है। आप कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों, हम लिख नहीं रहे नंबर, ठीक है। वाह गजब है, गजब आप सब लोग हैं मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कर दें कि 17 कर दें कि 18 कर दें कि 15 कर दें, जल्दी बोलें आप लोग। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है, नंबर यहाँ बताइएगा दोस्तों, हम भी भूल गए हैं, ठीक है, हम भी भूल गए हैं। आप बताइए, हम यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं, कितना नंबर है, कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से। चलिए क्वेश्चन है अगला दोस्तों, एक द्विलिंगी पुष्प क्या है। एक द्विलिंगी पुष्प क्या है, एक द्विलिंगी पुष्प क्या है, ठीक है दोस्तों, बताइएगा इसका उत्तर क्या लिखेगा आप लोग। एक द्विलिंगी पुष्प क्या है, क्या इसका उत्तर दीजिएगा, बोलिए उत्तर क्या दीजिएगा, जल्दी से बताइए। तो एक द्विलिंगी पुष्प क्या है, कोई है जो उत्तर दे दें। अरे मेरे भाई सुनिए, पुष्प में आप लोग जानते हैं कि पुमंग और जयांग तो होता है। इस पुष्प में आपको मालूम है कि एक तो नर भाग, ये कौन सा भाग होगा, मादा भाग। तो पुमंग जो है नर है और मादा जो है जयांग है। तो जब पुमंग और जयांग दोनों एक ही पुष्प में मिल जाए ना दोस्तों, तो ऐसे पुष्प को ना द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। जब नर और मादा दोनों भाग, नर अंग और मादा अंग जब दोनों एक ही पुष्प में मिले तो समझ जाना कि वो द्विलिंगी पुष्प है। तो कैसे उत्तर लिखिएगा, सजाना होगा ना, तो ऐसे लिखिएगा आप लोग एग्जाम में कि जब पुमंग और जयांग, जब पुमंग क्या है, पुष्प का नर भाग है, ठीक है। पुमंग और जयांग, जयांग कौन सा भाग है, स्त्री भाग है ना। जयांग दोनों एक ही पुष्प में मिलते हैं, दोनों एक ही पुष्प में मिलते हैं, है ना। तो ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, द्विलिंगी
पुष्प कहते हैं, पुष्प कहते हैं। ठीक है, चलिए तो समझ गए कि द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, जिसमें नर भाग और मादा भाग, ठीक है, एक ही पुष्प में मिल जाए तो द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। चलिए दोस्तों, और नेक्स्ट एंड लास्ट जो है दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप नेक्स्ट एंड लास्ट करेंगे दोस्तों, इतना जल्द? हाँ जी, इतना जल्द करेंगे इसमें दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, अंडप्रोजक, अंडप्रोजक, ठीक है, अंडप्रोजक प्राणियों की संतानों का, प्राणियों, अंडप्रोजक प्राणियों की संतानों का, प्राणियों की संतानों का, संतानों का उत्तर जीवन, उत्तर जीवन की बात करें दोस्तों, ठीक है, उत्तर जीवन यानी सर्वाइवल इसको कहते हैं। ठीक है, सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में, सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में, प्राणियों की तुलना में, तुलना में अधिक जोखिम है, अधिक जोखिम है, जोखिम है ना, युक्त क्यों होता है, जोखिम युक्त क्यों होता है, क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को समझना होगा, है ना, क्यों होता है, क्यों होता है, व्याख्या करें, व्याख्या करें। तो ये जो है दोस्तों हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है आप लोग के लिए छोड़ते हैं दोस्तों। आप कमेंट करिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा। करें कि अंडप्रजक जो अंडा देने वाले प्राणी होते हैं, प्राणियों की संतानों का, जो अंडप्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन जो होता है, सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम क्यों होता है, ये व्याख्या करें दोस्तों। तो ये इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में करके दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आप खुद तैयार करके रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर, आपसे भेंट होगी तो हम पूछेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हम पूछेंगे आप लोगों से। ठीक है, जब भी भेंट हो जाए तो आप सब लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए, क्या होगा उत्तर, कुछ हिंट देते हैं दोस्तों। आप ऐसे लिख सकते हैं कि अंडप्रजक, इसका उत्तर दे सकते हैं अंडप्रजक, अंडप्रजक प्राणी अपने, अंडप्रजक प्राणी अपने अपने अंडे बाहरी माध्यम में देते हैं, अपने अंडे बाहरी माध्यम में देते हैं, बाहरी माध्यम में देते हैं, बाहरी माध्यम में देते हैं। आप तो समझ रहे हैं कि जो भी प्राणी होता है अंडा देने वाले हैं वो तो बाहरी माध्यम में देगा, तो बाहरी माध्यम में देते हैं, जिससे उनकी संतति, जिससे उनकी संतति, जिससे उनकी संतति को सदैव, को सदैव, सदैव शिकारियों का खतरा, शिकारियों, शिकारियों का खतरा बना रहता है। ठीक है, बना रहता है। सीधी सी बात आप लोग समझ गए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि जो अंडा देने वाले प्राणी होते हैं वो तो बाहरी माध्यम में अंडा देंगे, और जब अंडा बाहरी माध्यम में देंगे तो बहुत सारे शिकार होते हैं, हो सकता है कि उस अंडे को ले जाए खा ले किसी भी तरह, तो इसलिए उनको डर बना रहता है ना, ये खतरा बना रहता है। ठीक है, तो बाहरी माध्यम की वजह से। ठीक है, तो समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर, समझ गए ना। चलिए दोस्तों, तो आप लोग के लिए क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, वो करके आप लोग बताइएगा। एक पुष्प में निषेचन पक्ष परिवर्तन की व्याख्या करें। एक पुष्प में निषेचन, ये आप लोग के लिए दोस्तों छोड़ रहे हैं। ठीक है, एक पुष्प में निषेचन पक्ष, निषेचन पक्ष परिवर्तनों की व्याख्या करें।
परिवर्तनों की व्याख्या करें, व्याख्या करें। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। इसका उत्तर आप खुद लोग लिखिएगा दोस्तों, ठीक है, हम नहीं बताने वाले हैं। ओके।